मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के सभी स्टूडेंटों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी का एक्सटर्नल फिजिकल ट्रेट्स ऑफ रेसेस, अर्थात प्रजातियों के बाह्य शारीरिक लक्षण क्या क्या होते हैं। इससे पहले मैं आपको इसकी स्लाइड भी भेज चुका हूँ, नोट्स भेज चुका हूँ पीडीएफ में, जिसमें पूरी डिटेल थी। आशा है कि आप सभी लोगों ने उसको पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ उसमें समझ में आया होगा। और फिर भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी तो इस वीडियो से सारा क्लियर हो जाएगा। मैं इसका थोड़ा आपको समरी बता देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या स्टडी की जाएगी आगे, कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं, उनका वर्गीकरण या विभाजन हम कैसे करेंगे। और मुख्यतः इसमें विभाजन का आधार होता है उसके शारीरिक लक्षण जो बाह्य दिखाई देते हैं, जैसे कि उनका कद या लंबाई। कई प्रजातियां बहुत लंबी होती है, कई बहुत छोटी होती हैं, कई मीडियम साइज़ की होती हैं। इसके अलावा इसमें स्किन का कलर भी ले लिया जाता है कि कई लोग बहुत गोरे होते हैं, कई की स्किन काली होती है, कई की रेड कलर की होती है। इसके अलावा बालों की संरचना भी इसमें लेते हैं। किसी के बाल घुंघराले होते हैं, किसी के सीधे होते हैं। नाक की स्थिति भी ली जाती है, नाक की आकृति किसी की बहुत चौड़ी होती है, छोटी होती है या बड़ी होती है, पैनी होती है। इसके अलावा लिप्स की आकृति, इन सब चीज़ों को कंबाइंड करके किसी प्रजाति विशेष के गुणों को निश्चित किया जाता है, और उसी आधार पर इन प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो आइए इनमें से एक एक चीज़ को अपन डिटेल से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला है शरीर की लंबाई या कद। ये विभिन्न कारकों में से एक मुख्य कारक है, और इसके साथ साथ हम जितने भी एस्पेक्ट होंगे उसमें जो भी शरीर के पार्ट्स का विवरण लेंगे उसका पूरा डिटेल, उसके साथ साथ वो उससे संबंधित प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है। देखिएगा कि शरीर की लंबाई कैसे डिसाइड होती है। हमारी बॉडी में कई सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उनसे लंबाई पे फ़र्क पड़ता है, हार्मोन के सिक्रेशन से। इसके अलावा जेनेटिकली भी होता है कि आनुवांशिक रूप से कई प्रजातियां बहुत लंबी होती हैं, कई बौनी होती है। इसके अलावा वो आहार या भोजन में क्या लेते हैं, इसका भी फ़र्क पड़ता है। अर्थात एक तो हार्मोन सिक्रेशन, एक उसका जेनेटिकली स्ट्रक्चर क्या है, और लास्ट है इसमें उसके खाने पीने का सिस्टम या भोजन आदि में क्या क्या चीज़ें लेते हैं। जनरली एक मानव शरीर की लंबाई 142 से 181 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और जिसमें थोड़ा देखा जाए जनरली वे में तो पुरुषों की लंबाई थोड़ी स्त्रियों की तुलना में थोड़ा सा अधिक होती है। अब देखिए, इसमें मानव शरीर के कद को आधार मानकर हेडन ने शारीरिक लंबाई को 5 भागों में बांटा है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, या वन लाइन के क्वेश्चन में भी पूछ लेता है आंसर के लिए, कि शरीर की लंबाई के अनुसार मानव प्रजातियों को विभिन्न भागों में किस विद्वान ने विभाजित किया था। तो इसका आंसर होगा हेडन। देखिएगा, अब इसमें एक तरफ तो कद दे रखा है, एक तरफ शरीर की ऊंचाई और उसका निवास क्षेत्र दे रखा है। तो जिस प्रजाति की लंबाई 148 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर के बीच में होती है, वो उसको बहुत छोटा कद मानते हैं या नाटा कद मानते हैं। जैसे अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन में पिग्मी प्रजाति है, और चीन, जापान और इन क्षेत्रों में जो प्रजाति पाई जाती है वो एक नाटे कद की पाई जाती है। सेकंड है मंझला कद, यह 159 से
168 सेंटीमीटर के बीच में। ये जनरली दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है, जैसे कि मलेशिया, पूर्वी सुमात्रा, न्यू गिनी। नेक्स्ट है लंबा कद, जिसमें 169 या 169 से 172 सेंटीमीटर के मध्य जो प्रजाति की लंबाई होती है उसको सम्मिलित किया जाता है, और इसमें भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा ऑस्ट्रेलिया की प्रजातियां सम्मिलित की जाती हैं। और एक रहता है कि सबसे लंबा या बहुत लंबा कद वाली प्रजाति, उसकी लंबाई होती है 173 से अबव या 173 सेंटीमीटर से ऊपर। ये जनरली अल्पाइन क्षेत्र मतलब ठंडे प्रदेशों में, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस तथा स्कॉटलैंड में पाई जाती है। तो आंसर लिखते वक्त ये ज़रूर रखिएगा आप 2-3 चीज़ें कि शरीर की लंबाई के बारे में ले रहे हैं। तो पहला तो कि शरीर की लंबाई डिसाइड कैसे होती है, हमने बताया था आपको कि जलवायु से भी होती है, जेनेटिकली भी होती है, हार्मोन सिक्रेशन से होती है, और उसकी भोजन की व्यवस्था कैसी है, क्या आहार में लेता है, उससे होती है। उसके बाद बता देना कि जनरली मानव शरीर की लंबाई कितनी होती है, और इसके बाद मानव शरीर की लंबाई के अनुसार प्रजातियों का विभाजन किस विद्वान ने किया, तो उसमें दे देना हैडन। और फिर ये टेबल रूप में इनका वितरण भी बता देना कि प्रजातियां कौन से कद की किस क्षेत्र में निवास करती है। सेकंड है अपना सिर का आकार या सेफेलिक साइज या सेफेलिक इंडेक्स भी कहते हैं इसको। ध्यान रखिएगा इसको से इंग्लिश में भी याद करना, सेफेलिक साइज या सेफेलिक इंडेक्स, क्योंकि कभी कभी देवनागरी में लिपि में लिखा हुआ आ जाता है सेफेलिक, तो आप कंफ्यूज मत होना इसमें। कई बाद में पता चले कि सिर के आकार या सिर के सूचकांक के बारे में तो मेरे को पता था, लेकिन सेफेलिक इंडेक्स नहीं जानता था। तो ऐसी जो टर्म है उनको इंग्लिश में भी याद करिएगा। देखिए इसमें सेफेलिक साइज में क्या आएगा कि अधिकांश मानव शास्त्रियों ने सिर के आकार को प्रजातियों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार माना है, क्योंकि सिर की आकृति शारीरिक लक्षणों में सबसे अधिक स्थायी मानी जाती है तथा इसमें बहुत कम परिवर्तन होता है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि शरीर की लंबाई, सिर की आकृति, बालों की आकृति, नाक की स्थिति, ये कई सारे चीज़ें थी जो प्रजातियों की विशेषताओं को निर्धारित करती है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा सिर का आकार या सेफेलिक इंडेक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि सेफेलिक इंडेक्स जनरली फिक्स होता है, इसमें चेंजेस बहुत ही कम होते हैं। इस कारण इसको सबसे बेस्ट बेस या आधार माना जाता है। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों को सबसे अधिक महत्वता किसको दी जाती है, तो उसमें आपको कई ऑप्शन देंगे, उसमें से सेफेलिक इंडेक्स को आप सबसे इम्पोर्टेंस मानिएगा। अब इसको निकालते कैसे हैं सेफेलिक इंडेक्स या सिरस सूचकांक को? इसमें सबसे पहले लेते हैं सिर की चौड़ाई, उसके बाद उसमें अपॉन करते हैं सिर की लंबाई इंटू 100। ये फॉर्मूला जनरली कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, वन लाइन आंसर में, या आप लॉन्ग आंसर दोगे उसमें तो लिखना ही पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है कि प्रैक्टिकल में वाइवा लेता है, एग्जामिनर आते हैं कहीं से, तो प्रैक्टिकल के अलावा कभी कभी थ्योरी के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो वो पूछ सकते हैं। तो सेफेलिक इंडेक्स होता है सिर की चौड़ाई अपॉन सिर की लंबाई इंटू 100। तो ये जो सूचकांक दिया था या इसके बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल बताई थी, तो अगली लाइन में देखिएगा, सिरस सूचकांक के आधार पर क्रोबर नामक मानव शास्त्री ने मानव सिर को 3 भागों में वर्गीकृत किया। ये विद्वानों के नाम जरूर याद रखिएगा। पहले आया शरीर की लंबाई का, वो हेडन साहब ने दिया था, और सेफेलिक इंडेक्स दिया है क्रोबर ने। देखिएगा कि इसमें सबसे है लंबा सिर, जिसका सिरस सूचकांक या सेफेलिक इंडेक्स 77 से कम हो, और मध्यम सिर वाला जिसका सेफेलिक इंडेक्स 77 से 81 के बीच में हो,
और सबसे चौड़ा सिर वाला 81 से अबोव होगा। तो देखिए अगली लाइन और समझ लीजिएगा। प्राचीन जीवावशेषों के अध्ययन के आधार पर कहा जाता है कि आदिकाल में उत्पन्न मानव प्रजातियों के सिर लंबाकार आकृति में पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान समय की मानव प्रजातियों के सिर चौड़े पाए जाते हैं। सिर की आकृति जीवित तथा मृत दोनों में समान पाई जाती है। इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः इसी कारण सिर की आकृति को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में प्रमुख आधार माना जाता है। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, वो क्लियर हो गया है कि सिर की सेफेलिक इंडेक्स को सबसे इम्पोर्टेंट क्यों माना गया है, क्योंकि ये फिक्स रहता है। अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो उसका बोन स्ट्रक्चर इतना मजबूत होता है कि उसका कंकाल उसी शेप में पड़ा हुआ रहता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें। मैं इसको दो वीडियोज़ में समझाऊंगा, क्योंकि ये आपके थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि फिर बाद में आएगा नासल इंडेक्स, तो वो सेफेलिक इंडेक्स और इसमें कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसलिए इनको 2 वीडियोज़ में अलग अलग बताऊंगा। सबसे पहले एक बार समरी रूप में बता देता हूँ कि विभिन्न शरीर के भागों के अनुसार प्रजातियों के गुण डिसाइड होते हैं, और जिसमें सबसे बेस्ट रहता है सेफेलिक इंडेक्स या सिर का आकार, और इसको दिया था क्रोबर महोदय ने। तो 3 भागों में विभाजित किया और शरीर की लंबाई के अनुसार किया था विभाजन हेडन ने। धन्यवाद।